नमस्कार साथियों, मैं एमएस गुजर एक बार फिर से प्रति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, साथ में आशा करता हूं कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, सतर्क होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। साथियों, हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में अब तक जो टॉपिक पढ़े उनमें पहला टॉपिक संविधान और दूसरा संसद पढ़ रहे हैं। और संसद में हमने सबसे पहले बेसिक जानकारी, फिर उसका एक एक सदन पढ़ा, लोकसभा, राज्यसभा, फिर हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की और इसी क्रम में हमने राष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर चर्चा की है। और आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति की हम चर्चा करें तो इसका उल्लेख भाग 5 और भाग 5 के अनुच्छेद 63 में किया गया है। साथियों, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके पहले हम चर्चा करें अनुच्छेद 62 की। चूंकि राष्ट्रपति पढ़ा है उस वक्त मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 62 में लिखा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 62 में कही गई है, परंतु अनुच्छेद 63 ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की हम चर्चा करें तो शपथ, त्यागपत्र, और कार्यकाल, इसके अलावा वेतन और उपराष्ट्रपति की योग्यता। दोस्तों, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन होने के बाद उसको भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो शपथ भारत का राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति को ही सौंपता है, कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, वेतन इसको 4 लाख रुपए मिलता है, 4 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। पर साथियों, यहाँ एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते मिलता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। दोस्तों, योग्यता की हम बात करें तो क्रमानुसार वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति की भी, और वो किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। दोस्तों, हम बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। इसका निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है सभी सांसदों के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो सभी सांसद करते हैं। सभी सांसदों में दोस्तों हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 545 प्लस 245, कुल 790 सांसद, यानी कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही प्रकार के सांसद मिलकर के भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न करवाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें भी और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी जो जमानत की राशि है वो 15,000 तय की गई है। तो जमानत की राशि होती है 15,000 रुपए और प्रस्तावक, ये महत्वपूर्ण बात है, और अनुमोदक 20-20, प्रस्तावक और अनुमोदक है 20-20 और राष्ट्रपति में इनकी संख्या होती है 50-50।
या जो प्रस्तावक और अनुमोदकों की हम चर्चा कर रहे हैं, जो कुल 40 आदमी हैं, ये वर्तमान में सांसद होने आवश्यक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सभी सांसदों के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों कुछ चीजें और हैं जिन पर हम चर्चा करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चूंकि ये चीज तो हमने राज्यसभा पढ़ी तब भी अपने क्लियर की थी। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है, उनसे त्याग पत्र भी स्वीकार करता है और राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है उसका भी संचालन करता है। तो ये सारी जिम्मेदारी वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते निर्वहन करता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको पद से हटाया जा सकता है। कैसे? ये महत्वपूर्ण बात है। तो पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया काम में ली जाती है। दोस्तों महाभियोग जैसी प्रक्रिया है वो संसद में, और सबसे पहले पहल करेगा राज्यसभा। अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो हटाने की पहल राज्यसभा के द्वारा की जाएगी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में किया गया है। दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे। प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। दोस्तों इस क्रम में हम चर्चा करें, ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर। 5 सितंबर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस था। और वर्तमान उपराष्ट्रपति की हम चर्चा करें साथियों तो इनका नाम है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहां एक चीज और क्लियर करें, ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया वो थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत भारत के ऐसे मतलब उपराष्ट्रपति है जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। साथियों ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी तो उनका नाम था के कृष्ण काल। इस क्रम में हम और चर्चा करें, भारत का जो संविधान है उसमें कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं मिलता है। कहीं भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है और आज तक किसी भी महिला को भारत की उपराष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल नहीं हुआ है। दोस्तों संसद में राष्ट्रपति के बाद आज हम अध्ययन कर रहे हैं उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, और पदेन सभापति होने के कारण ही वो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन भी करता है। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के बाद में संसद में साथियों हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से जो बची हुई चीजें हैं, इस क्रम में एक तो प्रधानमंत्री पर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री के बाद में उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों हम चर्चा करें आगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हमने पढ़ा है। अब हम प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है उसके बारे में भी परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा उपयोगी भी है। तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहिए। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, इसका उल्लेख भाग 5
और अनुच्छेद 75 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री की, तो उससे पहले हमारे पास यहाँ एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 74, और अनुच्छेद 74 में साफ लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का मुखिया होगा भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो मंत्री परिषद का मुखिया उल्लेख 74 में, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा उल्लेख 75 में। दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, कार्यकाल और प्रधानमंत्री की योग्यता चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागपत्र भी ये अपना राष्ट्रपति को ही सौंपता है। कार्यकाल की हम चर्चा करें साथियों, कार्यकाल होता है 5 वर्ष, परंतु जब तक इसकी पार्टी को या संबंधित पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वो प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है, अन्यथा उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। दोस्तों योग्यता की हम चर्चा करें तो भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो, कम से कम 25 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए, और नंबर 3 संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि सदस्य हो, परंतु सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संसद का कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। तो इस क्रम में आपको ध्यान रखना है, भारत का नागरिक, उम्र कम से कम 25 वर्ष और संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोस्तों इस क्रम में हम चर्चा करें आगे, तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता, पहली बात कि वो लोकसभा में बहुमत दल का क्या है, नेता है। आमतौर पर या सामान्यतः यही होता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। इसी कारण तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, बल्कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है, बल्कि राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री दोनों ही नियुक्त होते हैं। इस क्रम में हम आगे बढ़े तो राज्यसभा सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी बात, लोकसभा में बहुमत दल का नेता अच्छी बात है, पर राज्यसभा सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तीसरी बात, ऐसा भी कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य ही नहीं है, न तो लोकसभा का और न ही राज्यसभा का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों 6 महीने के लिए, अगर इस व्यक्ति ने 6 महीने में संबंधित सदन, या तो लोकसभा की या राज्यसभा की या संसद के किसी भी सदन की अगर सदस्यता ले ली है, तो वो लगातार प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है। और अगर वो संसद की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। तो दोस्तों सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता, राज्यसभा सदस्य भी प्रधानमंत्री बनेगा, और ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। दोस्तों हम प्रधानमंत्री के बारे में आगे चर्चा करें तो प्रधानमंत्री भारत की जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रमुख होता है, क्योंकि संवैधानिक और नाममात्र का प्रमुख तो है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री इसका वास्तविक प्रमुख होता है। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और नभ, इन तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। यह महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रीय
विकास परिषद यानी कि एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का भी अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग दोनों का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख और भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। दोस्तों हम प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा करें तो इस क्रम में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी के बारे में चर्चा करें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। अब तक सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पंडित नेहरू के नाम है, लगभग 17 साल रहे दोस्तों। नंबर 2, सर्वाधिक समय तक विदेश मंत्री रहे। तीसरी बात, साथियों ध्यान रखना, इन्हें भारत की विदेश नीति का जनक भी कहा जाता है। भारत की विदेश नीति का जनक भी इन्हें कहा जाता है। चौथा, ये जो पंडित नेहरू थे ये गुट निरपेक्षता के जनक हैं। भारत जब आजाद हुआ, विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, तो उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया कि हमें किसी भी गुट में नहीं जाना है, न सोवियत संघ रूस में और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका में। और दोस्तों इन्हें ही पंचशील सिद्धांतों का जनक भी कहा जाता है। तो पंचशील सिद्धांतों का जनक, गुट निरपेक्षता का जनक, भारत की विदेश नीति का जनक, सर्वाधिक समय तक विदेश मंत्री और सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये सारी कहानी जुड़ी है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री की हम थोड़ी चर्चा करें, नाम है उनका नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व साथियों गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे। गुजरात के सीएम रहते हुए मणिनगर से विधायक का चुनाव लड़ा करते थे, और ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों प्रधानमंत्री की जो हम चर्चा आज कर रहे हैं, इस क्रम में हम आगे बढ़े। ये जो टॉपिक है परीक्षा उपयोगी भी है, महत्वपूर्ण भी है। इस क्रम में हम आगे चर्चा करें भारत के जो अब तक के प्रधानमंत्री बने हैं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों कौन सी ऐसी चीजें हैं उनसे जुड़ी रोचक जानकारी जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो सबसे पहले पूछेंगे भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। गैर कांग्रेसी तो नाम आता है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए। दोस्तों प्रथम महिला इंदिरा गांधी। प्रथम महिला इंदिरा गांधी, और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा चुनाव हार गए, तो उसका उत्तर भी इंदिरा गांधी। तो लोकसभा चुनाव हारने वाली भी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी, और प्रथम गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई। ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जिस दिन प्रधानमंत्री बने। तो इस कड़ी में पीवी नरसिम्हा राव पहली बात, और नंबर 2 था एचडी देवगौड़ा। तो दोस्तों ये 2 ऐसे प्रधानमंत्री बने जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, न तो लोकसभा के और न ही राज्यसभा के। इनमें जो एचडी देवगौड़ा थे ये तो विधानसभा सदस्य थे और इनका संबंध कर्नाटक विधानसभा से था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, विधानसभा सदस्य रहे वो थे एचडी देवगौड़ा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार बना, एक ही व्यक्ति बना 2 बार, जिनका नाम था जीएल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। दोस्तों पूछेंगे प्रथम सिख
तो उनका नाम आता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह के बारे में हम चर्चा करें तो ये आरबीआई गवर्नर भी रहे और इन्हें यूजीसी का अध्यक्ष रहने का भी गौरव प्राप्त है। यूनिवर्सिटी ग्रांट काउंसिल यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे 1991 में और 1982 से 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे। इनका संबंध था मनमोहन सिंह से। दोस्तों, देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का जो दौर आया वो कौन से प्रधानमंत्री के समय आया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके उत्तर भी है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय देश में जो नई औद्योगिक नीति जारी की गई, औद्योगिक क्रांति का जो बल मिला, या फिर यूं कहें देश की आर्थिक जो गति थी उसको बल मिला, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का जो दौर आया उसके जनक थे पीवी नरसिम्हा राव। साथियों, इस क्रम में हम थोड़ा सा और चर्चा करें। कई बार प्रश्न आता है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्य पूछेंगे, संविधान के अनुच्छेद 78 में है। दोस्तों, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, इस क्रम में हम परीक्षा उपयोगी एक चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अपनी बढ़ती है परमाणु परीक्षण। प्रधानमंत्रियों के समय जो परमाणु परीक्षण किए गए, दो ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके समय परमाणु परीक्षण हुए, एक तो इंदिरा गांधी और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। साथियों, ध्यान रखना, ये रोचक बात है, परीक्षा उपयोगी है। 18 मई 1974, 11 मई 1998 और 13 मई 1998 इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के द्वारा ये परीक्षण किया गया था और परीक्षण हुआ था एक। अटल जी थे और इस दिन भी अटल जी थे। तो साथियों, ध्यान रखना, यहां परीक्षण हुए 3 और यहां परीक्षण हुए 2। तो 3, 2, 5 और 1, 6। अब तक कुल परमाणु परीक्षण हुए हैं 6। परमाणु परीक्षण की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी 18 मई 1974 के दिन और इस परमाणु परीक्षण वाली बात को आगे बढ़ाया था अटल जी ने 11 मई 98 के दिन 3 और 13 मई 98 के दिन 2। साथियों, जितने भी परमाणु परीक्षण हुए ये राजस्थान में हुए। राजस्थान का जिला जैसलमेर, जैसलमेर का क्षेत्र पोखरण और पोखरण का एक गांव है खेतोलाई। खेतोलाई गांव, पोखरण तहसील, जिला जैसलमेर। यही कारण है पोखरण को भारत का शक्ति स्थल भी कहा जाता है। तो भारत का शक्ति स्थल पोखरण क्यों? क्योंकि सभी परमाणु परीक्षण पोखरण में हुए और पोखरण का संबंध हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। दोस्तों, परमाणु परीक्षणों की हमने चर्चा की है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की हमने चर्चा की है, प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हमने जुटाया है। इस क्रम में महत्वपूर्ण चर्चा हम करें, अब तक भारत के जो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने जो विदेशी समझौते किए, जो अंतरराष्ट्रीय समझौते किए, वो भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्रियों के समय किए गए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौतों की। कौन कौन से जो समझौते हैं अब तक हुए हैं। पहला समझौता हुआ साथियों पंचशील समझौता। समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय समझौते। पंचशील समझौता दोस्तों 1954 में हुआ था और 1954 में जो समझौता हुआ इसमें भारत और चीन दो देश शामिल थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और चीन के जो समकक्ष थे प्रधानमंत्री, उनका नाम था चाउ एन लाई। तो चाउ एन लाई और नेहरू के मध्य पंचशील समझौता हुआ 1954 में हुआ, जो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता था। नंबर 2, ताशकंद समझौता। साथियों, ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में।
10 जनवरी 1966 के दिन भारत और पाकिस्तान के मध्य। एक और थे लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और उनकी ओर से थे अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों तीसरे समझौते की हम चर्चा करें तो वो था शिमला समझौता। शिमला समझौता 1972 में हुआ, और यह भी भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसमें एक और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और समझौता हुआ था शिमला समझौता, समय था 1972 का। आगे हम चर्चा करें तो अगला जो अपना समझौता हुआ नंबर 4 दोस्तों, उसका नाम था राजीव जयवर्धने समझौता। राजीव जयवर्धने समझौता। राजीव जयवर्धने जो समझौता हुआ वो 1987 में हुआ साथियों। भारत और श्रीलंका के मध्य। इसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने थे। यहां भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी हार हुई थी, तो सबसे बड़ी हार मानी गई है। 4 समझौते के बाद हम आगे चले तो अपना जो 5वां समझौता था वो था भारत पाक लाहौर घोषणा पत्र। ये भारत पाक लाहौर घोषणा पत्र 1999 में 99 में हुआ। एक और भारत के प्रधानमंत्री अटल जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। तो इसका आपको ध्यान रखना है, नवाज शरीफ और अटल जी के मध्य 99 में जो समझौता हुआ वो था भारत पाक लाहौर घोषणा पत्र। दोस्तों हम आगे चले तो अपना जो अगला समझौता था वो था आगरा शिखर वार्ता। आगरा शिखर वार्ता हुई 2002 में। 2002 में आगरा शिखर वार्ता हुई तो एक और भारत के प्रधानमंत्री अटल जी और दूसरी ओर पाकिस्तान के जो समकक्ष थे, तानाशाह थे राष्ट्रपति, जो सेना के कमांडर थे, उनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल जी के मध्य आगरा शिखर वार्ता संपन्न हुई सन 2002 में। दोस्तों इस क्रम में हम थोड़ी और चर्चा करें नंबर 7 तो अपना अगला समझौता था भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता। यह समझौता हुआ सन 2008 में। एक और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। अब तक हमने जो अंतरराष्ट्रीय समझौते पढ़े हैं उनमें मुख्य रूप से पंचशील समझौता 1954, ताशकंद समझौता 1966, शिमला समझौता 1972, राजीव जयवर्धने समझौता 1987, भारत पाक लाहौर घोषणा पत्र 1999, आगरा शिखर वार्ता 2002 और भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता 2008। और दोस्तों हम एक समझौते की और चर्चा करें तो भारत पाक उदार वीजा समझौता। यह उदार वीजा समझौता 2012 में हुआ। दोनों देशों के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने इस पर सहमति के हस्ताक्षर किए। अपनी ओर से थे एसएम कृष्णा जो अपने तत्कालीन विदेश मंत्री थे, और पाकिस्तान की ओर से थे रहमान मलिक। पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ये ज्यादा समय तक लागू नहीं हो सका। कौन सा समझौता? भारत पाक उदार वीजा समझौता। दोस्तों प्रधानमंत्री की हम चर्चा कर रहे हैं
हमने लगभग विवरण को विस्तृत रूप से पढ़ा है। एक आधी बात मैं आपको और बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत का प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेश दौरे से लौट कर आता है, जब भी किसी विदेश दौरे से लौट के आता है तो उसे प्रथम औपचारिक मुलाकात भारत के राष्ट्रपति से करनी होती है। भारत के राष्ट्रपति से वो प्रथम औपचारिक मुलाकात करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री के बाद में हम संसद वाले टॉपिक में आगे बढ़े तो हमें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पर मुख्य रूप से चर्चा करनी है। तो आगे की कहानी हम समझें। प्रधानमंत्री के बाद में दोस्तों जो चर्चा होने वाली है वो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद पर, और कुछ चर्चा हम उप प्रधानमंत्री पर भी करेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री के बाद में उप प्रधानमंत्री, वैसे उप प्रधानमंत्री है वो गैर संवैधानिक पद है। गैर संवैधानिक का मतलब इस पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कहीं भी इस पद का उल्लेख नहीं है। होता क्या है, जब एक राजनीतिक दल में समान प्रभाव वाले दो नेता हो जाते हैं तो एक को प्रधानमंत्री और दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है ताकि उनकी राजनीतिक संतुष्टि संपन्न हो सके। तो गैर संवैधानिक पद हो गया, महज एक राजनीतिक संतुष्टि के लिए बनाया गया पद है। राजनीतिक संतुष्टि होनी चाहिए, इसके अलावा कोई पावर नहीं होता। पूछेंगे प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि आजादी के समय सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष नेता थे, पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया गया। अंतिम पूछें तो LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं है, अब तक केवल 7 जो व्यक्ति हैं उन्हीं को उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल है। और हरियाणा के चौधरी देवीलाल हुए, चौधरी देवीलाल, जो चौधरी देवीलाल जी थे वो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। तो कुल 7 ही व्यक्ति बने हैं। अंतिम LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी जो अटल जी के समय, और प्रथम सरदार पटेल जो नेहरू जी के समय बनाए गए थे। पहले बताया ये गैर संवैधानिक पद है और भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह महज एक राजनीतिक संतुष्टि के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस क्रम में हम चर्चा करें तो अब हमें मुख्य रूप से बात करनी है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों का उल्लेख, मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में। मंत्रिमंडल जो शब्द है वो पहली बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो मंत्रिपरिषद की हम चर्चा करें। मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले कैबिनेट, नंबर 2 राज्य मंत्री और नंबर 3 उप मंत्री। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अगर तीनों ही प्रकार के मंत्री शामिल हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो उसे मंत्रिपरिषद कहा जाएगा। बल्कि एक ही प्रकार का मंत्री शामिल है, केवल कैबिनेट, तो उसे मंत्रिमंडल कहा जाएगा। कैबिनेट से मंत्रिमंडल और तीनों से मंत्रिपरिषद बनती है। मंत्रिपरिषद का मुखिया भी प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल का मुखिया भी प्रधानमंत्री होता है। तो इस चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना है। साथियों, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, वो चीज भी हमें आज क्लियर करनी है। बहुत बार आता है अपने सामने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आज इस जिज्ञासा को भी अपने को खत्म करना है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? तो ध्यान रखना, तीनों से मंत्रिपरिषद बन गया और केवल कैबिनेट से बड़ा मंत्रिमंडल। ध्यान रखना, उप मंत्री सबसे छोटा, राज्य मंत्री बीच का और कैबिनेट सर्वोच्च होता है। अपने विभाग में सबसे ज्यादा उसी का पावर होता है। जब किसी राज्य मंत्री को कैबिनेट स्तर का दर्जा दे दिया जाए, यानी वो राज्य मंत्री है परंतु स्तर उसको दर्जा मिला है किसका? कैबिनेट का। कैबिनेट स्तर का दर्जा दे दिया जाए तो उसे कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। दोस्तों, इस मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए और सीमित करने के लिए अटल जी सरकार ने एक प्रयास किया
जो सराहनीय भी है, परीक्षा उपयोगी भी है। अटल जी सरकार ने 51वां संशोधन किया और ये जो संशोधन हुआ ये हुआ था दोस्तों 2003 में। इस संशोधन के द्वारा अटल जी सरकार ने एक व्यवस्था कर दी थी कि केंद्र में लोकसभा और राज्यों की समस्त विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की भी और केंद्र में लोकसभा की भी, उससे 15% से अधिक मंत्री किसी भी सूरत में नहीं बनाए जा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था हमने कर दी थी 91वें संशोधन 2003 के द्वारा। यही कारण है कि ये जो 15% है इसी में केंद्र में प्रधानमंत्री शामिल होता है और राज्यों में मुख्यमंत्री शामिल होता है। दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। 200 का 15% 30, यानी कि 29 + 1, 29 मंत्री बनेंगे, एक मुख्यमंत्री बनेगा। तो 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल होगा और राज्य में मुख्यमंत्री भी शामिल किया जा सकेगा। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में हम दूसरा टॉपिक संसद पढ़ रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें उसकी बेसिक जानकारी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आज की क्लास में हमने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है और इसके बारे में गहन चर्चा की है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़कर अपनी पढ़ाई को सुचारू रखें। धन्यवाद।